दूसरा आप लोगों के लिए आज थर्ड लेक्चर लेकर के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये आप बोलें तो अब आपके धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल हमको यहीं से देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज के बारे में, इसके अलावा हमने कूलम्स लॉ देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा कि किस तरीके से दो चार्ज को अगर रख दिया जाए सेम चार्जेस को या अपोजिट चार्जेस को तो किस तरीके से उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब हम लोग को बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कूलम लॉ के लिए या चार्ज के बारे में आप लोग अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पिछले लेक्चर्स देख लें, क्योंकि टॉपिक को देखना है तो स्टार्टिंग से देखिए तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर इसके पहले कौन सी फील्ड हमने सुन रखी हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड सुनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड सुनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वहाँ पर दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या मैग्नेट किसी भी ऐसे मेटल को या इस तरीके की चीज़ को अट्रैक्ट करता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है, या रिपल भी कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, बस यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में सारी बात करी जाएगी। तो हमको यहाँ पर दो केस पढ़ने होंगे। एक तो हम पढ़ेंगे किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। दूसरा हम पढ़ेंगे जब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लिया जाएगा जिसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। पहला तो एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और दूसरा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अब इसको समझने के लिए मैंने एक मान लिया एक प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ मैं, और इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज का मतलब मैं इस चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करूँगा कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब हमको पता है जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो भी फोर्स लग रहा होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है। यानी कि अगर इस चार्ज की बात करें तो इस चार्ज के पीछे टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये मेरा टेस्ट चार्ज है। जबकि अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है चार्ज को, किसी भी चार्ज को। अब मैंने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, इसलिए इसके किसी भी तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव या इसके मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं बहुत छोटा सा चार्ज है और ये चार्ज किसी भी तरीके का फोर्स इन लोगों पर, इन दोनों चार्जेस पे नहीं लगाने वाला। तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया अवे फ्रॉम चार्ज, इसने फोर्स लगाया टूवर्ड्स चार्ज, और ये जो फोर्स लग रहा है यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्लस क्यू की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम चार्ज है। जबकि इस माइनस क्यू की वजह से जो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, जो इसने महसूस करा होगा, वो टूवर्ड्स चार्ज है। यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी पीछे ये चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, क्योंकि वो इसकी फील्ड में होगा और इसकी फील्ड के में होने के कारण इसका फोर्स उसके ऊपर लगेगा, तो या तो इस चार्ज को रिपल करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होती है? अवे फ्रॉम चार्ज। जबकि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा होती है टूवर्ड्स चार्ज। तो ये दोनों पॉइंट हमको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो तमाम तो न्यूमेरिकल आपके जो कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं उनमें आपको तमाम थ्योरेटिकल पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहला हमको याद रखना है जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पीछे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात डायरेक्शन की हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो इसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे? ई वेक्टर। और फील्ड वो किधर होती है? पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज।
जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है टूवर्ड्स चार्ज। यानी कि अगर हम चार्ज को बना के दिखाएं तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। अब आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, चार्ज से दूर जा रही है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज हो गई। जबकि अगर माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू के लिए क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज, यानी कि इस तरीके से। अब और डिटेल में इन लाइंस के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम सीखेंगे इंटेंसिटी निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, उसकी वैल्यू निकालना किस तरीके से। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है टूवर्ड्स चार्ज। अब हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये देखते हैं। तो जब भी हमें किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। जब भी हम लोगों को किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, हमेशा क्या हमें करना है, उस चार्ज के पास में हमें टेस्ट चार्ज रख देना है। हम उस टेस्ट चार्ज पर सारा फोर्स देखेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। किस तरीके से, मान लीजिए हमने एक चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके पीछे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हमने इसके पास में रख दिया एक टेस्ट चार्ज, कितनी डायरेक्शन पे, मान लिया मैंने आर डायरेक्शन पे रख दिया। तो अगर मुझे इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा काम, इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स और अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स ही कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या एफई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एफई है। तो जब भी हमें किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जिस भी चार्ज पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है उसके पास में एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, और टेस्ट चार्ज रखने के बाद उन दोनों चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका टेस्ट चार्ज के साथ में रेशियो निकाल लेंगे, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरीके से, अब अगर इन दोनों के बीच में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो हमें फिर से अपने पुराने लॉ में जाना है, कूलम लॉ में, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही होती थी। वो क्या होता था, हमको मालूम है कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज क्या है मेरा, क्यू नॉट। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात होगी हमको निकालना होगा, सीधे हम लोग कूलम लॉ लगाते हैं अगर 2 चार्जेस की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज हमको रखना है हर चार्ज के पास में। अगर नेगेटिव के लिए निकालना है तो नेगेटिव चार्ज के लिए रख देंगे। यहाँ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा आर डिस्टेंस पे। इन दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको मालूम है, कूलम लॉ क्या कहता था कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और के क्या होता था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता था जो डिपेंड करता था मीडियम पे। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा फोर्स का, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और मेरा वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आई है यही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसकी वैल्यू आ गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, बाय द वे मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया है पी, इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ये +Q1, ये +Q2, ये -Q1, Q3, ये +Q4, इस तरह के चार्ज रखे हुए हैं। और मुझसे बोला गया इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हर चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले काम ये होता है कि हम लोग हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करेंगे।
अगर इस प्लस Q1 की हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से हमको मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम चार्ज होती है, यानी कि इस तरीके से होगी E1। इस वाले चार्ज की बात करें Q3 तो हमको मालूम है टूवर्ड्स चार्ज, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या होगी E3 भी होगी। इस चार्ज के बारे में हम बात करें Q2 तो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा E2 हो गया। प्लस Q4 की बात करें तो अवे फ्रॉम चार्ज, यानी कि ये हो गया E4। तो इस पॉइंट पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जब भी किसी सिस्टम की बात होती है तो वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होती है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। यानी कि अगर यहाँ की हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की बात कर लें तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ई नेट इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 E2 E3 E4। यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सिंपल हम क्या निकालते हैं, वेक्टर सम निकालते हैं, और वेक्टर सम करने के बाद हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे और सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद मैंने ग्रुप में असाइनमेंट डाल दिया है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल। मान लिया एक चार्ज है मेरा +1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और ये दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। इन दोनों चार्जेस के पीछे वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है इसके मिड पॉइंट पर, यानी कि P पर। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये हो गया, ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये भी डायरेक्शन हो गई 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको एक नई चीज़ दिखाई पड़ रही है, माइक्रोकूलम। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा 1 माइक्रोकूलम होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलम के इक्वल होता है। यानी जब भी माइक्रोकूलम आपको यूनिट दिखाई पड़ेगी हमेशा ऐसा यूनिट का ही यूज़ करना है और हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहला अगर इसको हम बोल दें Q1, इसको बोल दें Q2, और ये डिस्टेंस हो गई R। तो जो Q1 की वैल्यू है वो कितनी है, Q1 की वैल्यू दी गई 1 माइक्रोकूलम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और Q2 की वैल्यू कितनी है, दी गई है -2 माइक्रोकूलम। लेते हैं हम लोग सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस और माइनस चेक करेंगे। 2 माइक्रोकूलम हो गया 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। जबकि जो हमारी R है डिस्टेंस वो दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। यानी ऐसा ही उन्होंने सबको चेंज कर लिया। अब इस पोजीशन की बात करें, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये पॉइंट P, ये Q1 और ये Q2। Q1 Q2 से मैंने इन दोनों चार्जेस को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये प्लस Q1 है, ये माइनस है, यानी कि Q1 की वैल्यू जो चार्ज के हिसाब से देखी जाए तो Q1 हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि Q2 हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी इसकी डायरेक्शन होगी ये E1 की। जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, टूवर्ड्स चार्ज होती है, यानी कि इसकी वजह से भी क्या होगी, E2 इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि E1 और E2 की डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो हमें निकालना क्या है, E नेट। तो E नेट मेरा क्या आएगा, E1 + E2, E1 + E2। अब मुझे मालूम है अगर इस चार्ज के लिए मैं चेक करूं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, KQ1 / R²। E2 की वजह से चेक करें तो कितनी आएगी, KQ2 / R²। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है हमने क्या किया है कि दो चार्ज लिए हैं, +1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और दोनों रखे हुए हैं 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। और मुझको निकालना क्या है, इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम, जब भी कोई न्यूमेरिकल करिए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा यूनिट पे।
कि यूनिट हमारी हमेशा एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है एक चार्ज हमको दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा -2 माइक्रोकूलम। तो पहले माइक्रोकूलम की यूनिट को हम कूलम में चेंज करेंगे। तो 1 माइक्रोकूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6 कूलम। तो हमने क्या किया है 1 माइक्रोकूलम को 1 × 10⁻⁻6 और 2 माइक्रोकूलम को 2 × 10⁻⁻6 मैंने यूनिट चेंज कर ली। इसके बाद जो भी मेरी डिस्टेंस थी हमको निकालना है सेंटर पे, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों डिस्टेंस हो गए। इसको मीटर में चेंज किया तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, उसको रिप्रेजेंट किया E1 से। जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी टूवर्ड्स चार्ज, यानी कि E2। तो E1 और E2 की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो E नेट क्या है E1 + E2। तो E1 क्या लिखा मैंने KQ1/R², E2 लिखा KQ2/R²। अब हमको वैल्यूज रखनी है। K हमको मालूम है एयर के लिए K की वैल्यू जो होती है, मैंने मान लिया ये सिस्टम कहाँ पर है इन एयर। तो एयर के लिए हमको K की वैल्यू मालूम है क्या होती है 9 × 10⁹। सिंपल सा काम है, K की वैल्यू रखनी है। तो 9 × 10⁹। पहले हम K कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से K कॉमन ले लिया तो आएगा Q1/R² + Q2/R²। अब हम वैल्यूज रखना है। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है ये 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 सेंटीमीटर, दोनों 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 × 10⁹, ये हो गया 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4 प्लस 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4। अब इसको और सॉल्व किया तो आया 9 इंटू, देख लो बोर्ड में आ रहा है, ठीक है 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻6 को भी कॉमन ले लिया। अब ये आ गया 1 अपॉन 10⁻⁻4 प्लस 2 अपॉन 10⁻⁻4, यानी कि ये आगे और आ गया 9 इंटू ये 10⁻9 और ये 10⁻6, ये हो गया 10⁻3 और इंटू जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 इंटू 10⁻4, यानी 27 इंटू 10⁻7, ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻8। ये मेरी आ गई न्यूटन पर कूलम। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इसके सेंटर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई थी, हमने इसको 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया और इसकी यूनिट को भी चेंज किया। हमको मालूम 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो भी है मेरी वो हो गई 2 × 10⁻²। जबकि माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया, तो 1 माइक्रोकूलम वाला चार्ज हो गया 1 × 10⁻6 कूलम, 2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज हो गया 2 × 10⁻6। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स चार्ज, दोनों की डायरेक्शन एक आ गई। ई नेट निकाल दिया। सबसे पहले मैंने K को कॉमन लिया। अब यहाँ एयर मीडियम था, इसलिए एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया तो मेरा जो भी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो आई 2.7 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। अब एक हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो 2 एग्जांपल आपके हो जाएंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन ना है वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। हम लोग देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक न्यूमेरिकल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। आप ओवरऑल बात करें तो एक अच्छा वेटेज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरे सिलेबस में। जो भी आपके पेपर होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, UP हो या IC बोर्ड हो,
सभी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इसके एक वर्टेक्स पे, दूसरे पे माइनस क्यू रखा हुआ है। बीच की डिस्टेंस जो है वो ए, इक्विलेटरल एसेंट डिस्टेंस होगी। ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, और मुझसे कहा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से मुझे पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। काम फिर से वही करना है, इस पॉइंट पर निकालना है, यानी कि इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू है, यानी कि अवे फ्रॉम चार्ज, ये हो गया ई ए। इस माइनस क्यू की वजह से इस सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब टूवर्ड्स चार्ज, यानी कि ये ई बी, यानी कि ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी किधर, अवे फ्रॉम चार्ज, जबकि बी की वजह से, बी के माइनस क्यू चार्ज की वजह से लगेगी टूवर्ड्स चार्ज। अब मुझको मालूम है यहाँ पर दो वेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं इस तरीके से, ई ए और ई बी। तो जब भी हमें ई नेट निकालना होता है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जब भी हमको ई नेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ई नेट इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, यानी कि वेक्टर सम करना होगा। तो सबसे पहले हम ई ए की वजह से, ए पॉइंट की वजह से पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, के क्यू अपॉन, बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर, जबकि बी पॉइंट की वजह वाले चार्ज की वजह से सी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो भी सेम आएगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि दोनों की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो मैंने दोनों का नाम क्या दे दिया, दोनों को मान लेता हूँ ई। तो वेक्टर सम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स दिए होते ए और बी, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या होता था, इनका जो नेट सम निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए और बी दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों ही वेक्टर की वैल्यू सेम है, तो मैंने मान ली ई वेक्टर। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने में क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस। अब अगर एंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारे ही एंगल, इसके इंटरनल एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल हो गया 120 डिग्री, यानी कि दोनों ही वेक्टर के बीच का सम, वो एंगल जो है वो 120 डिग्री है, यानी कि कॉस 120। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये आ गया ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, ये भी आ गया 2e स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2, कॉस 90 प्लस 30। इसको और सॉल्व किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर ई स्क्वायर या ई। तो जो ई नेट की वैल्यू मेरी आई वो आई ई वेक्टर या ई, और ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इस पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है जो इनमें कि ए डिस्टेंस पर दो चार्ज रखे हुए हैं और ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी है, इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स चार्ज। अब दोनों वेक्टर हमको दिखाई पड़ गए ए और ई बी, और उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो वेक्टर का सम निकालने का हमको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। सबसे पहले ए की मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, पता है क्यों, क्यू बीच की डिस्टेंस ए, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह बी से बी में के लिए निकाला, बीच की डिस्टेंस ए रखा है माइनस क्यू, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम थी इसलिए मैंने इसका नाम ई दे दिया। तो ए और बी दोनों वेक्टर को हम क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई की तरह से। तो ई स्क्वायर प्लस 2e डॉट ई कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू होती है -2, इसको सॉल्व किया तो आया ई, और ई की वैल्यू हमने निकाली थी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये दो न्यूमेरिकल हमने देखे।
इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है वो देखिए, किस तरीके से हम टेस्ट चार्ज की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिस्टम ऑफ चार्ज हो इस तरीके से तो क्या होगा, एक न्यूमेरिकल हमने पॉइंट चार्ज की वजह से के टाइप का निकाला और एक हमने न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ चार्ज का निकाला। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वीडियो को देखिए, फ्रेंड के साथ ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थोड़ा जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है। मेन जो टॉपिक अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, गॉस लॉ या आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें इम्प्रूवमेंट भी अच्छे होते हैं और न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।